नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं 9 बज चुके हैं। 9 बजे हमारा सेशन रहता है जिसके अंदर हम यूपी PCS का जो एग्जाम होना है उसके लिए यहाँ पर रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और आज है इसका 28वां सेट। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी दोस्त अगले साल के यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल का यूपी PCS का एग्जाम अगर आपको देना है तो आपके लिए यहाँ पर एक स्मार्ट कोर्स है जो कि 4999 में आपको मिल सकता है अगर आप कोड लगाएंगे SK स्टेट। अगर आप SK स्टेट कोड लगाते हैं तो आपको 4999 में ये कोर्स अवेलेबल हो सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। कहता है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इट्स टेम्परेचर। भाई अगर हम यहाँ पर देखें, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मान लीजिए 20 डिग्री पर था, 20 डिग्री टेम्परेचर था लिक्विड का। इस पे हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब वो भाप बन के उड़ने लग जाएगा। जब भाप बन के उड़ेगा तो 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा। 100 डिग्री पर भाप बनेगी और फिर आप जितनी भी हीट दें वो सब किस में कन्वर्ट होगी, वो भाप बनने में कन्वर्ट होगी, ना कि टेम्परेचर के बढ़ने में। उसी तरह से जब किसी बर्फ का टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर अगर देखेंगे, हीट अगर देंगे बर्फ को तो होगा क्या, यहां पर बर्फ सबसे पहले क्या बनेगी, सॉलिड से लिक्विड बनेगी। ठीक है, पानी सॉलिड से लिक्विड बनेगा और जो हीट आप देंगे वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, 0 डिग्री ही रहेगा जब तक बर्फ रहेगी। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यानी कि जो आप हीट दे रहे हैं वो कहां पर जा रही है, वो जा रही है कि इसकी जो स्टेट है, इसकी अवस्था है, इसको मैटर की अवस्था को बदलने के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अ साइकिल टायर बर्स्ट सडनली, जब किसी साइकिल का टायर एकदम से अचानक से फट जाता है तो उसमें से जो गैस होती है वो बाहर निकलती है और वो बहुत तेजी से बाहर निकलती है। वो इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि उस गैस को मौका भी नहीं मिलता कि वो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब कर सके या अपनी हीट को निकाल सके। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो गैस है टायर में थी, अब वो एकदम से बाहर आती है और एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करती है। तो जब भी गैस तेजी से एक्सपैंड करती है और उसे हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलता, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, एक्सपैंड करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, कि यहां पर गैस को हीट एक्सचेंज करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होती है तो गैस क्या होती है, कूल होती है। ठीक है, और अगर गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होती है, कंप्रेस होती है अगर गैस एडियाबैटिकली, तो गैस कैसी हो जाती है, गैस वार्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। ठीक है, हीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब भी सिलेंडर में से आप खाना बनाते हैं, सिलेंडर LPG को इस्तेमाल करके, जब सिलेंडर में से गैस निकल रही होती है तो गैस जो सिलेंडर है वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस उसमें से एक्सपैंड हो रही है, तो गैस बाहर निकल रही है, यानी कि अंदर जो है गैस एक्सपैंड हो रही होगी। तो गैस जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड होती है तो गैस क्या होती है, टेम्परेचर उसका कम होता है, यानी गैस ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। और कैसा, एक्सपेंशन का, यानी कि गैस का टेम्परेचर कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मिरर इज यूज्ड इन द ट्रैफिक। ठीक है, जो ट्रैफिक, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए गाड़ी में किस तरह का शीशा इस्तेमाल करते हैं, लास्ट क्लास में समझ चुके थे। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, जो आपका रियर व्यू मिरर जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किन में नहीं होता। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की अगर बात करें, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है। हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही 2 प्रोटॉन होंगे। और यहां पर न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का जो मास है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। जबकि हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने प्रोटॉन है यानी कि 2, और मास नंबर कितना होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि 4। ठीक है, उसी तरह से कार्बन को देखें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन का 6, मास नंबर कितना हो जाएगा, 6 + 6 12। ठीक है, हाइड्रोजन में मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन मिसिंग होता है। अ बलून फिल्ड विद हीलियम, अगर किसी गुब्बारे में हीलियम भरते हैं तो वो ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि हीलियम गैस जो है वो एयर के मुकाबले हल्की होती है। ठीक है, एयर के मुकाबले हल्की होती है, इसलिए वो गैस ऊपर उठती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से क्या एक केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, केमिकल बदलाव नहीं है। दही का जमना एक केमिकल प्रक्रिया है,
किसी फल का सड़ना वो एक किसी फल का पकना वो एक केमिकल प्रक्रिया है। पानी का इवेपोरेट होना, पानी क्या कर रहा है, बस अपनी फिजिकल चेंज है, ये क्या कर रहा है, अपनी अवस्था चेंज कर रहा है, अपनी स्टेट, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। अगर आप इसको टेम्परेचर कम करेंगे तो वापस ये लिक्विड में भी आ सकता है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है बल्कि एक फिजिकल चेंज है। व्हाट इज दी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अगर कोई रिएक्शन में ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी, और यहां पर साथ में हीट भी निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, एसिड के अंदर बेस डाल दिया और आपको क्या मिलेगा, वाटर प्लस सॉल्ट। तो एसिड में बेस डाल दिया, वाटर प्लस सॉल्ट, यहां पर साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो, यानी कि जब आप किसी टेस्ट ट्यूब में अगर मान लीजिए रिएक्शन कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब गर्म महसूस हो रही है, तो उस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक। और मान लीजिए किसी रिएक्शन में यहां पर लिखा हो हीट और फिर उसके बाद यहां पर कुछ बन रहा हो, ठीक है, यानी कि यहां पर हीट देनी पड़ रही है तब रिएक्शन हो रही है। यानी कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन क्या करेगी, एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगी और रिएक्शन को चलाएगी। तो एनवायरनमेंट से जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेस्ट ट्यूब आपको ठंडी नजर आएगी। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर पानी को देखें, पानी को अगर आपको क्या करना है, जो आपको चेंज करना है, इसकी पानी की स्टेट को चेंज करना है, लिक्विड से इवेपोरेट करना है, तो आपको एनर्जी देनी होती है। तो एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन वहां पर देखी जाएगी, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने वाली। डीएनए किस चीज से बने होते हैं? हमने कई बार बात की है कि डीएनए इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहां पर कुछ केमिकल चेन में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ केमिकल्स चेन में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेस पेयर्स। ये बेस पेयर्स जुड़े होते हैं आपस में चेन में। अब ये जो चेन में जो जुड़े होते हैं इनको बेस पेयर्स तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो साइंटिफिक नेम होता है इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो देखते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या मिलेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा शुगर स्ट्रक्चर, ठीक है, शुगर स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की बात करें, पेंटोज, लेकिन यहां पर ग्लूकोज नहीं, यहां पर 5 कार्बन, ग्लूकोज 6 मेंबर की रिंग बनती है, ठीक है, ग्लूकोज में 6 मेंबर की रिंग बनती है, जबकि यहां पर 5 मेंबर की बनती है। तो ऐसी शुगर जिसमें 5 मेंबर रिंग बने, ठीक है, ज्यादा काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए शुगर इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगता है, साथ ही में यहां पर एक बेस लगता है। और बेस क्या होता है? बेस आपको देखने को मिलेगा, बेस होते हैं या तो प्यूरिन्स या फिर पिरिमिडीन्स। अब आपको पता चलेगा मैं किन की बात कर रहा हूं। बेस पेयर्स प्यूरिन्स, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल, जिसकी हम बात करते थे एटीजीसी, वो क्या है? वो दरअसल में बेस पेयर्स हैं और वो दरअसल में बेसिस हैं। और इन बेसिस की मदद से ही आपको अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। जो हम कहते हैं ना कि पेयरिंग इस तरह से हो गई एटीजीसी, वो एक्चुअल में जो चेंज होता है, ये तो चीजें दोनों सेम रहेंगी भाई, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सेम रहेंगी हर कोड के अंदर, हर कोड के अंदर ये तो चेंज सेम होगी। चेंज क्या होगा? कभी यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर कभी एडेनिन लग जाएगा, कभी गुआनिन लग जाएगा, कभी थायमिन, कभी साइटोसिन, कभी यूरेसिल। तो कुल मिला के जब ये 3 चीजें आपस में मिलती हैं तो ये चेन में जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे 3 लोगों के ग्रुप को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जब चेन में कनेक्ट होते चले जाते हैं तो क्या बनता है? डीएनए। और बेसिकली जो कोडिंग डिसाइड होती है वो इस पूरे न्यूक्लियोटाइड में, जब ये चीज है, ये वाला जो ग्रुप है, बेस जो ग्रुप है, ये जब चेंज होता है तो कोडिंग डिसाइड होती है, ठीक है। चलिए, सीक्वेंस डिसाइड होता है। तो यानी कि आपको पेंटोज शुगर मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स किनको कहते हैं? प्यूरिन, ये जो आपको डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे इनको प्यूरिन्स, और सिंगल रिंग वालों को पिरिमिडीन कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से क्या एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो स्किन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बल्कि क्या है? स्किन एक ऑर्गन है, ठीक है। पहले ये समझा जाता था कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है लिवर। लेकिन हमारी बॉडी का अब अगर देखें तो स्किन जो है, त्वचा जो है, वो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर का मानी जाती है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन मानी जाती है। विटामिन सी को किस नाम से और जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और इसकी कमी से कौन सा, विटामिन सी की कमी से क्या, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। कहता है हु वॉज द ऑथर ऑफ तबाकत ए नसीरी?
तबाकत ए नसीरी जो किताब है ये किसने लिखी है? तबाकत ए नसीरी दरअसल जो है एक हिस्टोरिकल किताब है, यानी कि हिस्ट्री की किताब है, और ये लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। और मिनहाज उस सिराज ने जो किताब लिखी है, इसमें जो इन्वेजन हुए थे इंडिया में, इस्लामिक इन्वेजन, वहां से लेकर 1260 एडी तक की आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। और यानी कि ये हिस्ट्री कब तक की है? दिल्ली सल्तनत के समय तक की है। और मिनहाज उस सिराज, ये जो हिस्टोरियन थे, किसके दरबार में, कौन से राजा के दरबार में ये हिस्टोरियन हुआ करते थे? ठीक है, तो ये नसीरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में क्या हुआ करते थे? कोर्ट राइटर हुआ करते थे, हिस्टोरियन हुआ करते थे। और बलबन के बाद आते हैं, बलबन जो शासक थे, ठीक है, बलबन के बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत के समय। तो इनके समय पर आपको देखने को मिलेगा क्या? और आपको पता है 1290 में तो फिर 1320 तक खिलजी साम्राज्य आ गया था। तो यानी कि उससे पहले दिल्ली सल्तनत के समय की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और अलबरूनी ने क्या लिखी थी? किताब अल हिंद। किसके साथ अलबरूनी किसके साथ भारत में आया था? महमूद ऑफ गजनी के साथ। ठीक है, और जियाउद्दीन बरानी जो है, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही ये किसने लिखी है? बरानी ने। और किसके समय पर आपको देखने को मिलेंगे बरानी? फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी आपको जियाउद बरानी देखने को मिलेंगे। और तारीख फिरोज शाही जो लिखी गई है वो फिरोज शाह तुगलक के जमाने को दर्शाने के लिए लिखी गई है। ठीक है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जमाने की हिस्ट्री हमें उसमें मिलती है। हाउ मैनी तरंग आर रजत रंगिनी, रजत रंगिनी जो है कलहन ने लिखी है। कलहन हिस्टोरियन थे, कोर्ट राइटर थे, किसके दरबार के अंदर? कश्मीर के लोहार डायनेस्टी जो थी उसके राजा थे हर्षदेव। हर्षदेव कब? 11th सेंचुरी के अंदर, उसके अंदर इनके दरबार में राइटर थे। और कलहन ने लिखी थी क्या? रजत रंगिनी, जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। और ये टोटल 8 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। 8 वॉल्यूम्स में 8 किताबें हैं जिनको तरंग कहा जाता है। ठीक है, 8 किताबें जिनको तरंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य, आपको पता है सातवाहन साम्राज्य, अगर बात करें इंडिया की हिस्ट्री की, तो शुरुआत में तो अगर आप देखेंगे 320 बीसी से 185 बीसी तक पूरे इंडिया में नॉर्थ तक, साउथ तक पूरा मौर्यन साम्राज्य था। इसके बाद क्या होता है? मौर्यन साम्राज्य टूटता है और पोस्ट मौर्यन फेज आता है। पोस्ट मौर्यन फेज के अंदर नॉर्थ इंडिया में तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले इंडो ग्रीक देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद शाकाज मिलेंगे, फिर पार्थियंस मिलेंगे, फिर कुषाण मिलेंगे। तो नॉर्थ में तो एक के बाद एक शासक ये आए। ठीक है, साउथ में क्या होता है? मौर्यन साम्राज्य के 100 साल बाद, मौर्यन साम्राज्य के 100 साल बाद यहां पर दक्कन की जो, यानी जब साउथ में बोलता हूं तो साउथ ऑफ विंध्या इसका मतलब है, यानी कि दक्कन का ये जो रीजन है यहां पर आपको मिलेंगे महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक का जो क्षेत्र है यहां पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट शासक सातवाहन। सातवाहन मौर्यन साम्राज्य के 100 साल बाद दक्कन के अंदर आते हैं। और आज का जो महाराष्ट्र है उसकी राजधानी जो है पैठन, महाराष्ट्र के अंदर जो जगह है पैठन, वहां पर आपको देखने को मिलेगी प्रतिष्ठान कैपिटल हुआ करती थी सातवाहन साम्राज्य की। और सातवाहन साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो प्राकृत हुआ करती थी। हु स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ पर्शियन फेस्टिवल इन इंडिया? पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, नवरोज जो एक पर्शियन फेस्टिवल है उसको भारत में बनाने की शुरुआत किसने करी थी? भारत में उसको मनाने की शुरुआत बलबन ने की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत के एक इंपॉर्टेंट शासक हैं। ठीक है, चलिए, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो दीवान ए अर्ज की स्थापना, ये जो डिपार्टमेंट है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने इसकी स्थापना की थी। और आप जानते हैं बलबन ने किस तरह की प्रथा का प्रयोग किया था, स्थापना की थी? सजदा और पैबोस, पैबोस और सजदा जो ये प्रैक्टिस थी इसकी शुरुआत भी बलबन ने की थी। दीवान अर्ज की स्थापना भी बलबन ने की थी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो किससे जुड़ा हुआ है? डिफेंस से आपको देखने को मिलेगा। दीवान वजारत, ठीक है, दीवान वजारत फाइनेंस से जुड़ा होगा, यानी वजीर के पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट हुआ करता था। और रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि शाही जो दरबार है वहां से जो भी पत्राचार होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा किसी से भी, राजदूत से, बाकी देशों के एम्बेसडर से, किसी से भी, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। और इस डिपार्टमेंट को कहते थे दीवान ए इंशा।
दीवान ए इंशा। अब दीवान ए इंशा में क्या करेंगे आप, कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों से, विदेशी जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उनसे भी। तो फॉरेन डिपार्टमेंट भी दीवान ए इंशा के अंडर ही आता था। द नायकाज ऑफ विजयनगर एम्पायर वर, विजयनगर एम्पायर के अंदर एक खास तरह की प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी जिसको कहा जाता था अमार नायका सिस्टम, ठीक है। अमार नायका सिस्टम का मतलब, यहां पर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स, उनको नायक कहा जाता था। उनको कुछ जमीन का हिस्सा दे दिया जाता था जिनको अमार कहा जाता था। यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स को जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था जिसको वो रूल करते थे, वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे, ठीक है। और इसीलिए बाद में देखने को मिलेगा ये जो नायक थे अलग अलग विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और विजयनगर साम्राज्य के डाउनफॉल का भी कारण बने थे। तो मिलिट्री चीफ्स कंट्रोलिंग पर्टिकुलर टेरिटरीज, यानी ऐसे मिलिट्री ऑफिसर जो किसी एक खास जमीन के हिस्से पे अपना शासन चलाते हो, ठीक है। सती ऑफ हिंदू वुमेन, सती प्रैक्टिस को किसने, कौन से मुगल शासक ने बैन करा था? तो अकबर ने सती प्रैक्टिस को बैन किया था। एट विच प्लेस इन बंगाल डिड डच एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री, डच लोगों ने, भाई डच लोग कहाँ के होते हैं? डच लोग नेदरलैंड्स के होते हैं। और डच लोग जब भारत में आए थे तो इन्होंने बंगाल में अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी चिनसुरा के अंदर, ठीक है। वो कहाँ लगाई थी? चिनसुरा के अंदर, ठीक है। चिनसुरा के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाई थी किन्होंने? डच लोगों ने। और आपको पता होगा कि भाई ब्रिटिश लोगों के बीच में और डच लोगों के बीच में एक बैटल हुआ था 1759 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने डच लोगों को हरा दिया था और उनको इंडिया से बाहर कर दिया था, बाहर निकाल दिया था इंडिया के ट्रेड से, और डच लोगों को सीमित कर दिया था इंडोनेशिया तक के व्यापार में। यानी कि डच लोगों को इंडिया के व्यापार से बाहर करने में जो ब्रिटिश लोगों ने जब लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को 1759 में लड़ा गया था और उस लड़ाई का नाम है, या तो उसको कहते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा, या फिर उसको कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा, या फिर बैटल ऑफ हुगली। तो बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ बेदार, बैटल ऑफ चिंसुरा, ये सभी तीनों ही लड़ाइयां एक ही है जो कि 1759 में डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। चलिए, और ब्रिटिश लोग जब आए थे बंगाल के अंदर सबसे पहले, वो 1630 के अंदर कहां पर आए थे? सबसे पहले हुगली रीजन के अंदर आए थे। और पुर्तगाली लोग जब बंगाल के अंदर आए थे तो वो सबसे पहले 1528 के अंदर आए थे बंगाल में, और कहां पर आए थे? चिटगोंग के अंदर। कहां पर? चिटगोंग के अंदर, जो कि आज बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। Who of the following was sent as the representative of laborers by the Indian government in the Washington summit of ILO? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो सबमिट हुई थी उसके अंदर भारतीय सरकार के द्वारा किसको प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था? तो यहाँ पर फेमस जो इस समय लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर और वर्कर्स के लीडर थे, वो थे एम एन जोशी। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को कब? ILO के इस सम्मेलन के अंदर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कहता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। ये सभी कानून समय समय पर लेकर आए गए थे ताकि इंडिया में जो लोकल न्यूज़पेपर चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके। उसके अलावा फ्रेंच न्यूज़पेपर को भी रोक लगाने के लिए ये कानून लेकर आया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप एक्ट लेकर आए थे 1799 का। बाद में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में आया था, इस समय गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, ठीक है। ये लेकर आए थे इस एक्ट को, ठीक है। इस एक्ट को लेकर आए थे कौन? लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को कौन लेकर आए थे? 1823 में जॉन एडम्स। बाद में मेटकाफ जब आते हैं, मेटकाफ क्या करते हैं? इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को रिपील कर देते हैं, इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को रिपील कर देते हैं। और मेटकाफ को फिर कहा गया क्या? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस मेटकाफ को कहा गया, ठीक है। तो 1 2 3 सारी ही स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से सही तरीके से मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गिब्सन जो डेजर्ट है ये ब्राजील में नहीं है, बल्कि ये आपको कहाँ पर दिखेगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में आपको गिब्सन डेजर्ट देखने को मिलेगा, बाकी आपको सोनोरन यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलेगा, टकला मकान चाइना के अंदर, और काराकुन आपको तुर्कमेनिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्टिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, कौन से बादल में लगातार बारिश होती रहती है? तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि भाई बारिश जो सबसे लोअर लेवल पर जो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं वो होते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगातार बारिश भी इन्हीं
बादलों की वजह से होती है। लगातार बारिश जो होती है इन्हीं बादलों की वजह से होती है। ये एक लेयर की तरह काले रंग के जो बादल होते हैं ट्रोपोस्फेयर में सबसे नीचे, ये लगातार बारिश का कारण बनते हैं। ज़ेरोफाइट्स, ये जो ज़ेरोफाइट्स हैं ये किस टाइप के प्लांट होते हैं? ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत सूखा जो मौसम होता है, बहुत शुष्क वातावरण के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। कौन? ज़ेरोफाइट्स, उन प्लांट्स को कहा जाता है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि अगर बात करें अर्थ है, अर्थ में आपको लॉन्गिट्यूड्स दिखेंगे, देशांतर रेखाएं। तो भारत की अगर बात करें, अगर भारत आपको यहां से अगर आपको भारत देखने को मिलता है, तो भारत का ये जो दो देशांतर रेखाएं, किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, उसका ये हमें बतानी है सीमाएं कौन सी हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि लगभग 30 डिग्री का टोटल आपको फैलाव दिखेगा देशांतर रेखाओं पर इंडिया का, ठीक है, 30 डिग्री का। इसीलिए अरुणाचल से गुजरात जो बिल्कुल ईस्ट वेस्ट छोर है इंडिया का, उसमें 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री का गैप मतलब 30 डिग्री का गैप मतलब 2 घंटे का समय का गैप। इसलिए 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय हो जाता है गुजरात से पहले, ठीक है। चलिए, कहता है धूपगढ़, ये जो हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की, ये आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें कहां मिलती है? ये हमें सतपुड़ा के अंदर देखने को मिलती है। सतपुड़ा रेंज के अंदर, सतपुड़ा रेंज के अंदर हमें ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पीक देखने को मिलती है, धूपगढ़ जिसका नाम है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर। सोन रिवर जो है गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है, ठीक है। जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहां पर आपको मिलेगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास आपको अमरकंटक देखने को मिलेगा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। इनमें से कौन सी कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी नहीं है, एक सहायक नदी नहीं है कृष्णा नदी की, ठीक है। तो कृष्णा नदी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गम होता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ से गोदावरी बहती है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से कृष्णा नदी बहती है, और फिर यहाँ से कावेरी बहती है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ऐसे बहती हैं। तो कृष्णा नदी की यहाँ पर पूछ रहा है कि आपसे कौन सी नदी जो है सहायक नदी नहीं है। तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है, ना कि कृष्णा रिवर की, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेल्फ प्लग्ड सॉइल। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, और ये कौन सी मिट्टी है? ये है काली मिट्टी, ठीक है। यानी कि ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, या फिर अपने आप को स्व जुताई करने वाली जो मिट्टी है वो भी हम इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी किताब इसमें से लिखी है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर जो किताब लिखी है वो लिखी है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के ऊपर यहाँ पर किताब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। माई लाइफ, ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन जो पहले के यूएस प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर लिखी, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। हिंद स्वराज कहने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी ने लिखी है, ठीक है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है। वो बॉडी, वो संस्था जो कि जिसका जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में बताई गई है। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंदर बताई गई है। नीति आयोग जो है ये ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही तो ये संविधान के द्वारा बनाई गई है, ना ही किसी कानून के तहत बनाई गई है। नीति आयोग बनाया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पॉवर्टी एस्टिमेशन। कौन सी कमिटी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। लकड़ा वाला कमेटी की बात करें तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, गरीबी रेखा का डिसाइड करने के लिए, गरीबी रेखा को डिसाइड करने के लिए 1989 में बनाई गई थी। SD तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी 2004-5 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 2007 में रखी, और इसी रिपोर्ट, इसी कमेटी के आधार पर हम आज अपनी गरीबी रेखा को तय करते हैं, ठीक है। NC सक्सेना कमेटी जो है ये भी रूरल एरिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए 2009 में बनाई गई थी। तो तीनों ही कमेटी जो है बनाई गई है गरीबी रेखा को डिसाइड करने के लिए, यानी कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। तो इसका जवाब क्या है? यानी कि कोई सी भी कमेटी ऐसी नहीं है जो गरीबी रेखा को तय करने के लिए नहीं बनाई गई, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए नहीं बनाई गई।
क्या ये है? बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर है तीनों। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं बताना है तो हम फिर आंसर लगाएंगे नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड 10% लॉ? 10% लॉ क्या कहता है? कहता है कि भाई ये ट्रॉपिकल लेवल है, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइमरी जो यानी कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद का बनाते हैं, उनको खाने वाले यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? गाय, भैंस, बकरी। तो अगर गाय, भैंस, बकरी पेड़ पौधों को खाएंगी तो गाय, भैंस, बकरी के पास पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए खाने की कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? यानी कि नीचे जो पेड़ पौधों ने खाना बनाया है, प्राइमरी लेवल पर आने वाले यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, इन्होंने जो खाना बनाया है, इसकी कितनी एनर्जी इनसे ऊपर वाले जानवरों में ट्रांसफर होगी जो उन पेड़ पौधों को खाएंगे? तो कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। फिर इन गाय, भैंस, बकरी को अगर मान लीजिए टर्शरी लेवल का यानी कि यहाँ पर है शेर है, ठीक है, इसके पास जाएगी एनर्जी। तो गाय बकरी को खा गया शेर, शेर के पास कितनी एनर्जी जाएगी? तो शेर के पास भी इस लेवल की 10% एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है हर लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ट्रॉपिक लेवल पर, वो कितनी जाती है? सिर्फ 10%। और ये 10% रूल दिया था रेमंड लिंडमन ने। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश हैड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से सबसे पहले कौन से कानून ने अलग किया था? सबसे पहले 1772 के अंदर जो कानून आया था उसने क्या करा था? एक वायसरॉय को दी थी 4 लोगों की सलाहकार कमेटी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो क्या बनाया? वायसरॉय के साथ 4 लोग और डाल दिए, तो इसे कहा गया वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यही क्या करती थी? डिसीजन लेती थी, यही कानून भी बनाती थी। लेकिन क्या किया गया? 1853 में 6 लोग अलग से जोड़े गए। 1853 में 6 लोगों को अलग से जोड़ा गया ताकि ये लोग क्या करें? ये लोग स्पेशली लेजिस्लेटिव काम करें यानी कि स्पेशली कानून बनाने का काम करें। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये है एग्जीक्यूटिव और अलग से कुछ 6 लोग जोड़े गए जो कि कानून बनाने का काम करेंगे। यानी कि पहली बार लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से अलग होता हुआ हमने जो देखा वो कब देखा? 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। कहता है द एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम, भाई कौन से कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ट्रांसफर कर दिया? ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश महारानी को जो पावर ट्रांसफर हो गई वो कौन से कानून के तहत हुई थी? तो वो हुई थी 1858 के 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट जो है 1858 के थ्रू हुई थी। 26 जनवरी का क्या महत्व है? ठीक है, 26 जनवरी का क्या महत्व है? ठीक है, जो इसको चुना गया था, ठीक है, 26 जनवरी वाज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के दिन ही मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी को ही होगा। क्यों ये तारीख चुनी गई थी? क्योंकि दरअसल दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के सेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और यह कहा था कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन है इसको हम मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया गया था मनाया जाएगा। तो इस दिन की महत्वता को देखते हुए, इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को ही अपना संविधान भी लागू करेंगे, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। कहता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द हैं संविधान के अंदर प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं? इसी अमेंडमेंट के थ्रू इंटेग्रिटी शब्द भी जोड़ा गया था। तो प्रीएम्बल के अंदर भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे भारत के संविधान की प्रस्तावना में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी होता है, एक होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर यहां पर दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन भी हो सकता है। तो कानून को बीच में लाना पड़ेगा ताकि व्यक्ति के, कानून बीच में आएगा तो क्या करेगा कि व्यक्ति जो मन चाहे वो ना करे, बल्कि जो बेनिफिशियल हो, भाई अपने बेस्ट इंटरेस्ट में, अपनी ग्रोथ के लिए, आपके लिए जरूरी है आप वो करें, लेकिन दूसरे का नुकसान ना करें। यानी कि आपकी फ्रीडम जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने फायदे के लिए दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको यह भी देखना होगा दूसरे व्यक्ति पर अधिकार है। और कानून का काम क्या है? कानून का काम है कि वो आपके दूसरे के अधिकार को तोड़ने से आपको रोकेगा। दूसरी बात, वो हेल्प करेगा कि आप
अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सकें, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से अपने आप को डेवलप कर सकें, तो इसे कहते हैं लिबर्टी। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब ये है कि आप दूसरे के अधिकार का भी हनन नहीं करेंगे और अपने अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, फुल पोटेंशियल पर डेवलप करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई सोशल सैंक्शन, मॉरल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज पर कुछ नहीं है। अगर आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करते हैं तो कोई आपके ऊपर केस वगैरह नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बात क्या की गई है, बात की गई है कि हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे। अब अगर साइंटिफिक टेम्पर कोई डेवलप नहीं करता तो क्या उसके ऊपर आप केस करेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए लीगल सैंक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई लीगल फोर्स उसके पीछे काम नहीं करती है। अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट इज सब्सटीट्यूटेड बाय द लाइटर फॉर्म? अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? पार्डनिंग पावर्स होती है। उसी तरह की पावर 161 आर्टिकल के अंदर गवर्नर के पास होती है। ये जो पार्डनिंग पावर है इनको और एक और शब्द से कहा जाता है क्लीमेंसी पावर। क्लीमेंसी पावर, तो क्लीमेंसी पावर कुछ नहीं होती, पार्डनिंग पावर ही होती है। तो यहां पर कुछ आपको जो देखने को मिलेंगी, इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, PC3R। PC3R का मतलब क्या है? PC3R का मतलब है कि सबसे पहले आएगा पार्डन, फिर आएगा कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन के बाद आएगा रेमिशन, कम्यूटेशन, रेमिशन, फिर आएगा रेस्पाइट और फिर आएगा रिप्रीव। तो याद रखेंगे पार्डन सबसे पहले, PC कम्यूटेशन, कम्यूटेशन आ गया तो अब क्या आएगा इन तीन में से? कम्यूटेशन तो रेमिशन। ठीक है, इसे याद रखेंगे, तीन हो गए, रेस्पाइट, रिप्रीव। पार्डन का मतलब है प्रेसिडेंट ने अगर पार्डन दे दिया, इसका मतलब है आप पूरी तरह से मुक्त हो गए, आपने वो गुनाह, वो कानून कभी तोड़ा ही नहीं था, आपने कोई गुनाह कभी किया ही नहीं था, पूरी तरह से आपका पुनर्जन्म हो गया है। ठीक है, बिल्कुल एकदम निष्कलंक हो गए। यह है पार्डनिंग पावर। कम्यूटेशन का मतलब है कि सब्सटीट्यूशन, कम्यूटेशन का मतलब है सब्सटीट्यूशन, आपकी सजा को सब्सटीट्यूट कर दिया गया, सजा बदलकर कोई और सजा दे दी गई है जिसका नेचर कैसा होगा? लाइटर, हल्की सजा। मृत्यु दंड की जगह आपको क्या दे दिया है? उम्र कैद दे दी, मृत्यु दंड की जगह उम्र कैद दे दी, यानी कि कम्यूटेशन हो गया। रेमिशन, रेमिशन का मतलब है कि यहां पर सजा का नेचर वही रखा है, सजा नहीं बदली गई है, लेकिन सजा की अवधि घटा दी गई है, यानी कि जो टेन्योर है सेंटेंस का वो कम कर दिया गया है। टेन्योर जो है सेंटेंस का वो कम कर दिया गया है। सजा का नेचर नहीं बदला, सजा का जो नेचर है वो नहीं बदला, ये है रेमिशन। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब है कि यहां पर क्या किया गया है? यहां पर रेस्पाइट का मतलब है कि आपको सजा बदल दी गई है, सजा बदल दी गई है, सब्सटीट्यूशन कर दिया गया है सजा का, सजा सब्सटीट्यूशन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी थी, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की वजह से अगर सजा में कोई बदलाव किया जाए, सजा बदली जाए, सजा चेंज की जाए, मान लीजिए किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा? सजा बदल दी जाएगी। और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है और सजा बदल दी गई तो उसको कहेंगे रेस्पाइट। ठीक है, और सिर्फ सब्सटीट्यूशन हुआ है तो कम्यूटेशन। और रिप्रीव का मतलब है कि आपका जो मृत्यु दंड है उस पर टेम्परेरी स्टे लग गया, टेम्परेरी स्टे लग गया। ठीक है, टेम्परेरी स्टे लग गया यानी कि आपका एग्जीक्यूशन जो है मृत्युदंड, उसमें आपका टेम्परेरी स्टे लग गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। कहता है कि कौन सी सजा ऐसी है जिसमें सजा बदल दी जाती है लाइटर फॉर्म में, लाइटर फॉर्म में सजा बदल दी गई है, तो कहां पर होगा? वो होगा कम्यूटेशन। ठीक है, वो होगा कम्यूटेशन। और सजा बदल दी गई लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी एक कंडीशन थी, इस वजह से बदल दी गई, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या है? रेस्पाइट। ठीक है, रेस्पाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द टू यूनियन टेरिटरीज, कहता है कि कौन सी ऐसी दो टेरिटरीज हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, कौन सी दो टेरिटरी हैं? आप जानते हैं पुडुचेरी और दिल्ली दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है, जिनके पास अपनी खुद की, जिनका खुद का अपना लेजिस्लेचर है, तो इसीलिए ये वोट कर सकती हैं। व्हेन अ बिल, ठीक है, क्योंकि भाई क्यों क्यों कर सकती हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कि
इट इज अ ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ये उन लोगों का समूह होता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें इलेक्टेड मेंबर आते हैं, किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड, यानी कि नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। उसके अलावा जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय, जब जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आर्टिकल 108 में मिलेगा। मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास करा, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया या वापस भेज दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डेडलॉक को तोड़ने के लिए जॉइंट सिटिंग की जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 6 महीने की अवधि होती है, 6 महीने तक राज्यसभा ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया तो लोकसभा फिर पास करेगी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया तो ऐसे में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग कराई जाएगी कि भाई आ जाओ, क्या मसला है, दोनों साथ में बैठो। जॉइंट सिटिंग जब होती है तो याद रखेंगे कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो प्रिजाइड करता है हाउस को, ठीक है। कौन प्रिजाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा, जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करेगा। साथ ही में जो बिल पास होगा अब वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, यानी कि भाई जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, यानी कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी मेजॉरिटी यानी कि उनका 51% वोट डलते ही सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। कहता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद विच कमिटी। तो हम जानते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनाई गई थी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के तहत, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी जो है और कमेटी ऑन पब्लिक फाइनेंस अंडरटेकिंग 1964 के अंदर कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी, ठीक है, कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, सरकार का जो फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं उनको स्टडी करती है। सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है सरकारी डिपार्टमेंट्स की, उनको स्टडी कौन करता है, सरकार के ऑडिट की रिपोर्ट को भी स्टडी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। एस्टिमेट कमेटी जो है, ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी एस्टिमेट्स देती है। बजट के अंदर जो एस्टिमेट्स जाते हैं सरकार की तरफ से वो किसके द्वारा जाते हैं, मिनिस्ट्रीज का, सरकार का क्या खर्चा होगा वो एस्टिमेट कमेटी देती है। और पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर आधारित जो कमेटी है वो आपको देखने को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर 22 मेंबर होते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में से 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। यहां पर भी 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे। सबसे ज्यादा मेंबर किस में होते हैं, एस्टिमेट कमेटी के अंदर, ठीक है। ये फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी है, हर साल बनाई जाती है, हर साल इसको बनाया जाता है। याद रखेंगे जो चेयरमैन जो है अपॉइंट किए जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। यहां पर वो कौन होते हैं, वो होते हैं ऑपोजिशन पार्टी से। एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कि वो कहां से होते हैं, एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन आपको रूलिंग पार्टी से देखने को मिलेंगे। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के जो चेयरमैन है वो हमेशा लोकसभा से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और राज्यसभा जो पार्टिसिपेट नहीं करती है वो किस में, एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो कहता है मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, तो एस्टिमेट कमेटी से में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। हमने देखा कि वहां पर लोकसभा राज्यसभा, यहां पर भी लोकसभा राज्यसभा, एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के लोग ही होते हैं। कहता है द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि भाई किसी भी राज्य की जो विधानसभा होगा, किसी भी राज्य का जो लेजिस्लेचर होगा, उसके अंदर अगर 2 हाउसेज हैं, एक तो नीचे हो गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस है अगर तो, क्योंकि आर्टिकल 249 के अंदर अगर कोई राज्य चाहता है कि आर्टिकल 240 के अंदर अगर कोई राज्य ये चाहता है कि उसके लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हों और दूसरा हाउस बनाया जाए, तो वो क्या करेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट को भेजेगा। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से क्या करेगा, उसको पास करके उस राज्य में लेजिस्लेचर में अपर हाउस क्रिएट कर देगा, जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल के जो मेंबर हैं अपर हाउस के, इसके अंदर जब इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उसमें से 1/6 जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। 5/6 इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं, 5/6 इलेक्टेड। विच बॉडी ऑफ
इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेशन कौन करता है? 1999 में बनी ये अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDI। ये क्या करती है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। IRDA एक्ट जो आया था 1999 का, उसके तहत बनाई गई थी, ठीक है। तो ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।